हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। आज हम करेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ सेल की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वीडियोस में हमने सेम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखी थी विद नोट्स, तो लिंक तीनों ही वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो चलो अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो इसमें सिंपली हमें प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में डिफरेंस करने हैं। तो सबसे पहले प्लांट सेल के बारे में देख लेते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की एक खास बात ये होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और हार्ड कवरिंग लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। जनरली रेगुलर इन शेप, लार्ज इन साइज देन एनिमल सेल्स। जो प्लांट सेल्स होती है वो एनिमल सेल्स से ज़्यादा बड़े साइज की होती है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लास्टिड भी प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। अ परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। और एक परमानेंट और बड़े साइज का वैक्यूल भी प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट। प्लांट सेल का उल्टा होता जाएगा अब सेम एनिमल सेल में। सेल वॉल इज एब्सेंट, जनरली इरेगुलर इन शेप। प्लांट सेल जो है वो रेगुलर शेप की होती है एंड एनिमल सेल्स इरेगुलर शेप की होती है। स्मॉलर इन साइज देन प्लांट सेल। प्लांट सेल से छोटा होता है इनका साइज। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट इन यूग्लिना। यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अलावा सभी में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स आर मैनी, स्मॉल एंड टेम्परेरी। बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं इसमें, छोटे छोटे साइज़ के होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। तो ये था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ इज प्रोकार्योटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकारियोटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल्स यूकारियोटिक सेल से किस तरीके से डिफरेंस होती है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है हमें। तो ये रहे डिफरेंस। ये हमने जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था तब भी डिस्कस किए थे, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आते होंगे। तो सीधा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 3 is what would happen if the plasma membrane ruptures or break down। क्वेश्चन है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है, कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है उसमें, तो क्या होगा। सो इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, तो क्या होगा। 3 पॉइंट्स में हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेज विल मूव आउट ऑफ द सेल। जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेज होंगे सेल के अंदर वो सारे ही सेल के बाहर आ जाएंगे। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन सेल कंटेंट एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही टूट जाएगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सामान है और बाहर का जो इन्वायरमेंट है, दोनों में डिफरेंस नहीं बचेगा, दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। द सेल विल क्लोज इट्स नॉर्मल शेप। और जो सेल है वो अपनी नॉर्मल शेप में नहीं रहेगी, वो अलग ही बन जाएगी कुछ। Now question number 4th is what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus। अगर किसी सेल में गोल्गी apparatus ना हो तो उस सेल की लाइफ के साथ क्या होगा। So effects of absence of Golgi apparatus on the life of a cell are, first is the packaging and dispatching of different types of proteins to various targets inside and outside the cell will be influenced। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग करता है। वो प्रोटीन्स के डिफरेंट टारगेट्स तक प्रोटीन्स के पैकेट्स को पहुंचाता है। तो अगर गोल्गी एपरेटस ही नहीं होगा किसी सेल में तो इस काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी इस काम को करने में। सेकेंड इज द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड लेटर। गोल्गी एपरेटस का एक और काम ये होता है कि वो एज अ स्टोर रूम काम करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है प्रोडक्ट्स को, और अगर किसी में प्रोटीन में कुछ भी गलती है तो उसको मॉडिफाई करके भेजता है। तो ना तो स्टोर कर पाएंगे और ना ही मॉडिफाई कर पाएंगे प्रोडक्ट्स को। थर्ड इज there will be effect on lysosomes formation। This will cause accumulation of worn out and dead cell organelles within the cell which may cause cell death। इसके अलावा जो गोल्गी एपरेटस है वो लाइजोसोम्स को भी बनाता है, तो लाइजोसोम्स फॉर्मेशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और क्योंकि लाइजोसोम्स का काम होता है जितने भी सेल के अंदर रप्चर्स, ब्रेक डाउन सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, उन सबको वो क्लीन करता है, तो वो सारी सेल्स भी, डेड सेल्स जो हैं वो ज़्यादातर बढ़ जाएंगी सेल के अंदर। सो ये था अगर गोल्गी एपरेटस किसी सेल में एब्सेंट हो तो क्या होगा। Now question number 5 is which organelle is known as the powerhouse of the cell? Why? This is one of the most important question of this chapter.
कि किस सेल ऑर्गेनल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। सो द ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से। और क्यों जाना जाता है, उसका रीज़न है प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया टू जनरेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सारी एनर्जी को जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया वो सारी एनर्जी को जनरेट करता है ताकि सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं उसको ले सके और पूरी सेल किसी फंक्शन को अच्छे से कर पाए। दिस इज़ द रीज़न दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। यही रीज़न है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। Now question number 6 is, where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? जो प्रोटीन्स होते हैं एंड लिपिड्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में कहाँ पर बनते हैं। Lipids are synthesized in smooth endoplasmic reticulum SER and proteins are synthesized in rough endoplasmic reticulum RER। हमने डिस्कस किया था ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सेल का एक पार्ट है, उसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनको ये नेम क्यों दिए हैं ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो जो लिपिड्स होते हैं वो SER में सिंथेसाइज्ड होते हैं एंड जो प्रोटीन्स है वो RER में सिंथेसाइज्ड होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा अपना खाना किस तरीके से ऑब्टेन करता है, किस तरीके से वो अपना खाना खाता है। सो 3 पॉइंट्स में हम इस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल एज शोन इन द फिगर। इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम फिगर भी देखेंगे। तो अभी बोला है कि जो अमीबा है वो अपने फॉल्स फीट जो होते हैं उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, तो उसको फूड के चारों तरफ अच्छे से फैला लेता है। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm. इसके बाद फूड वैक्यूल में जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर जाके वो सारे टूट जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, और उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर देता है, मीन साइटोप्लाज्म में भेज देता है पूरे को। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है जिसकी उसे नीड नहीं होती वो सेल के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये था तरीका किस तरीके से अमीबा अपने खाने को खाता है, फूड को ऑब्टेन करता है। तो ये इसका डायग्राम है। फर्स्ट ए में ये बना हुआ है अमीबा, ये बाहर फूड पार्टिकल दिख रहा है। देन बी वाली फिगर में उसने स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट को खाने के अराउंड फैला लिया है। थर्ड वाले में उसने बिल्कुल क्लोज कर दिया फूड पार्टिकल को और अपने अंदर ले लिया फूड वैक्यूल के अंदर। और डी पार्ट में खाना जो है अंदर जा चुका है। इसके बाद जो फूड वैक्यूल है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर में तोड़ देता है और साइटोप्लाज्म में पूरे खाने को पहुंचा देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ ओस्मोसिस? ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस का प्रोसेस हमें बताना है। So the movement of solvent from a region of its high concentration to a region of its low concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. Osmosis एक प्रोसेस है जिसमें एक सॉल्वेंट कोई है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। हाई कंसनट्रेशन मीन्स जहाँ पर वो ज़्यादा है वहाँ से वो मूव करेगा, लो कंसनट्रेशन मतलब जहाँ पर कि वो कम है उधर की तरफ वो मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो जाता है दूसरी तरफ। इसी प्रोसेस को ओस्मोसिस कहते हैं। ड्यूरिंग ओस्मोसिस द वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट आर फ्री टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शंस। जब ओस्मोसिस हो रहा होता है ये वाला प्रोसेस उस टाइम पर जो सॉल्वेंट होते हैं यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, वो कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, अंदर भी और बाहर भी जहाँ वो जाना चाहें। तो इसी प्रोसेस को ओस्मोसिस कहते हैं। ये किए हमने आज चैप्टर नंबर 5 सेल के एक्सरसाइज डिस्कस। आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।